So the very first topic that we will read in human eye and the colorful world is the prism. ठीक, अब आप ध्यान से देखो यहाँ प्रिज्म को. तो अ प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट है कंप्लीटली. अब इसमें टोटल 5 फेसेस होते हैं. ये देखो, ये सामने वाला एक ट्रायंगुलर फेस हो गया, ये पहला. इसके अब ये पीछे का दिख नहीं रहा, तो इसके जस्ट पीछे एक और ट्रायंगुलर फेस होगा. तो इट हैज गॉट 2 ट्रायंगुलर फेसेस, ट्रायंगुलर फेसेस प्लस. अब देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये सपोज ये जो है, ये आउटलाइन, ये और ये. तो ऐसा ये पहला पार्ट है, ये साइड ये दूसरा पार्ट है, और जस्ट नीचे इसका बेस भी वैसा ही है. तो इसके 2 ट्रायंगुलर फेसेस हैं और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं. रेक्टेंगुलर फेसेस है, ठीक है. तो व्हाट इज अ प्रिज्म? अ प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय 5 फेसेस. अच्छा, ये जो ट्रायंगुलर फेसेस हैं इनको अपन बेस भी कहते हैं प्रिज्म का. दे आर कॉल्ड द बेसिस ऑफ द प्रिज्म, ठीक है. और जो रेक्टेंगुलर फेसेस हैं ये इनको अपन लैटरल साइड कहते हैं. ये लैटरल साइड, लैटरल मतलब साइड बेस. ये जो किनारे वाले, इनको अपन लैटरल फेस. तो इसके 3 लैटरल फेसेस हैं और इसके 2 बेसेस हैं. बेसेस आपके ट्रायंगुलर हैं और 3 आपके रेक्टेंगुलर फेस हैं. एक ये इस किनारे हो गया ये वाला, एक ये वाला, और एक ये जस्ट नीचे. ठीक, आपको लैब में एक्सपेरिमेंट आपके टीचर करवाएंगे, तो देन यू विल कम टू नो व्हाट अ प्रिज्म एक्चुअली इज. ठीक है. अच्छा. अच्छा, अब प्रिज्म का मेन फंक्शन क्या है? ये करता है, क्या करता है? ये क्या हो रहा है फिनोमेना? ये वाइट लाइट है जो वाइट लाइट जो है Scattering of light. The ना, scattering of white light. स्कैटरिंग करता है. ना, स्कैटरिंग नहीं करता. क्या The करता है बताओ? reflection. The dispersion. The हाँ, dispersion. डिस्पर्जन करता है. डिस्पर्जन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर. ठीक है. 7 colors. The क्यों? splitting और scattering में difference होता है. बहुत बड़ा डिफरेंस है स्प्लिटिंग और स्कैटरिंग में. स्प्लिटिंग मतलब सातों कलर अलग हो गए. अभी मैं बताऊंगा क्यों अलग होते हैं. स्कैटरिंग में क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन लोग लाइट एनर्जी को पहले एब्जॉर्ब करते हैं और फिर एब्जॉर्ब करने के बाद उसको री एमिट करते हैं. तो कुछ कलर तो जैसे अब जिस डायरेक्शन में एब्जॉर्ब करते हैं उसी डायरेक्शन में एमिट कर देते हैं, लेकिन कुछ कलर को वो डिफरेंट डायरेक्शन में एमिट करते हैं. तो जो कलर डिफरेंट डायरेक्शन में एमिट हो जाते हैं उन्हीं को अपन स्कैटरिंग कहते हैं. तो स्कैटरिंग इज एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन ऑफ लाइट एनर्जी, whereas dispersion is simply splitting of white light into 7 colors. इसमें कोई डिस्पर्जन में कोई एनर्जी का एब्जॉर्प्शन नहीं होता. ठीक है, ध्यान रखना. पढ़ेंगे अभी अपन, फिर रेलिक स्कैटरिंग पढ़ेंगे. काफी मतलब आपकी बुक में तो सिंपल है क्लास 10th में. 12th में इसका जो कोर है कैसे होता है वो दिया है. खैर मैं बता दूंगा, बेसिक आपको एटलीस्ट बता दूंगा कि क्यों होता है, कैसे होता है. अच्छा, तो प्रिज्म करता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर. है ना, 7 कलर्स. कौन कौन से कलर हैं बता दो. कलर नहीं याद है? तुम लोग बुक से देखते हो क्या, The चीटिंग करते हो? Vigor. हाँ, अरे यार तो बहुत इजी. तो Vigor. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. ये आपके 7 कलर्स है. ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ठीक है, दीज आर द 7 कलर्स. अब आप ध्यान से देखो. अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है 1 नंबर का. एक क्वेश्चन कई बार आया, बच्चों को बनता नहीं है. ये जो 7 कलर्स होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं टुगेदर? या द स्प्लिटिंग The ऑफ वाइट. spectrum. हाँ, वेरी गुड. द बैंड ऑफ दीज 7 कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. ये सब एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है. पहले प्रैक्टिकल वर्क में पूछे जाते थे, अब तो खैर सब एमसीक्यू हो गया. सो द बैंड ऑफ दीज 7 कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. ठीक है. हाँ, अब मेन बात ये आती है कि भाई प्रिज्म ऐसा क्यों करता है ना.
तो प्रिज्म ऐसा क्यों करता है, उसके लिए हमें वापस से जाना पड़ेगा रिफ्रैक्शन में। किसमें जाना पड़ेगा? रिफ्रैक्शन में। Reflection. क्या होता है रिफ्रैक्शन? Bouncing back of light. बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। वाओ। Bending of light. हाँ, बेंडिंग The ऑफ लाइट bending of होती है। light when it travels from one medium to another. बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है। तो ये जो आपका डिस्पर्शन हो रहा है, इट इज बेसिकली ड्यू टू बेंडिंग। बट फिर एक सवाल ये आ जाता है कि जो आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब था, पढ़ा है ना पिछले चैप्टर में ग्लास स्लैब, उसमें भी तो आपका मतलब बेंडिंग हो रही थी लाइट की, बट उसमें तो 7 कलर्स आपको ऑब्टेन नहीं होते हैं। उसमें तो आपको केवल बस एक कलर मिलता है, मतलब वाइट लाइट ही मिलती है। तो इसमें ऐसा क्या था कि इसमें आपको 7 कलर्स स्प्लिट होके मिल गए। ठीक है। तो इसके लिए अपने को इतिहास इतिहास सब पढ़ना पड़ेगा। हम्म, देखो यहाँ पे कैसे करना है। सबसे पहले आप आ जाओ लाइट की वेवलेंथ में। वेवलेंथ क्या होता है? व्हाट इज वेवलेंथ? इसको अपन डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर लैम्डा से। ये लैम्डा का सिंबल है। लैम्डा की स्पेलिंग होती है LAMBDA, लैम्डा। हाँ बताओ बेटा क्या होता है वेवलेंथ? ओम, शांभवी, आयशा, संकेत, वैष्णवी, अर्चिता। वेवलेंथ नहीं पढ़ा? क्लास 9th में फिजिक्स में साउंड चैप्टर नहीं पढ़ा? सर वेवलेंथ मतलब वो होता है कि लाइट जहां तक ट्रेवल कर रही है। हम्म, जहां तक तो लाइट तो सूरज से ट्रैवल कर रही है धरती तक, तो सूरज से और धरती के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ हो जाएगा। Sir, the distance between any two corresponding points on adjacent waves. एडजेसेंट वेव्स तो नहीं कह सकते। देखो यहाँ पे जो कोई भी वेव है ना, वेव, अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव? हु विल डिफाइन व्हाट अ वेव इज? लहर है ना वेव, पानी में लहरें उठती ना, वेव्स चलती हैं। क्या होता है बेटा? एक तो तुम लोग Sir, वीडियो up ऑफ and रखते हो, down समझ में movement. नहीं आता। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। मैं अप एंड डाउन करूँ तो मैं वेव बन जाऊंगा? हाँ, क्यों? अगर मैं अप एंड डाउन करूंगा तो मैं वेव बन जाऊंगा? नो हम्म? सर। No, sir. तो क्या होता है वेव? हम्म, बता दो। नहीं बताओगे? प्लीज। सर वेव एक टाइप की एनर्जी होती है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाती है. हाँ कह सकते हो। सुनो यहाँ पे देखो, वेव क्या होता है? वेव इज नथिंग बट अ डिस्टरबेंस। क्या होता है वेव? डिस्टरबेंस। जैसे पानी में लहरें उठती हैं, तो भाई पानी तो जनरली शांत होना चाहिए। लहरें उठ गई तो लहरें कब उठी? जब पानी डिस्टर्ब हो गया। तो वेव इज अ डिस्टरबेंस। अब वेव से होता क्या है? वेव हमेशा कैरी करता है एनर्जी। क्या कैरी करता है? एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। अब देखो लहरें भी कैसे होती हैं, एक बार बहुत ऊपर जाती हैं, फिर नीचे आती हैं, फिर बहुत ऊपर जाती हैं, फिर नीचे आती हैं। मतलब जो एनर्जी है वो एक बार मैक्सिमम होती है, फिर जीरो होती है, फिर मिनिमम होती है। इस फॉर्म में मूव करती है। तो अगर आप कभी भी वेव को प्लॉट करते हो, एनर्जी और टाइम का ग्राफ आप प्लॉट करोगे वेव का, तो आप ये पाओगे कि एक बार उसका एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर नेगेटिव होने लगता है, कम होने लगता है, फिर वापस से मैक्सिमम होगा, फिर जीरो, फिर नेगेटिव, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो। इस प्रकार से वेव मूव करती है। ठीक है। तो ये जो अपर पार्ट बनता है इसको अपन क्रेस्ट कहते हैं, और जो लोअर पार्ट इस एनर्जी टाइम ग्राफ का, इसको अपन ट्रफ कहते हैं। TROUGH, ट्रफ। ये सब क्लास 9th में था। आपका साउंड चैप्टर कट गया तो आपने नहीं पढ़ा, इसमें आपकी गलती नहीं है, सो डोंट बी अशेम्ड, इट्स ऑल राइट। तो वेवलेंथ मतलब होता है, देखो ये जब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ बन जाता है ना, इसको अपन बोलते हैं वन ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? वन वन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन। खत्म हो गया वेव का। तो वेवलेंथ होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन वन ऑसिलेशन। ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिस्टेंस होता है वेवलेंथ। ठीक है। खैर अभी वेवलेंथ आपसे नहीं पूछेगा, मतलब उसका मीनिंग आपसे नहीं पूछेगा।
बट पता होना चाहिए कि वेवलेंथ क्या होता है। इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव इन वन ऑसिलेशन। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। तो अब अगर लाइट के वेवलेंथ की बात करें तो आपके 7 कलर हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये पाया गया, अभी मेरे से ये मत पूछना कि सर ऐसा क्यों है, कि भगवान ने ही करके भेजा है, कि जो वॉयलेट कलर है उसका वेवलेंथ मिनिमम है और जो रेड कलर है उसका वेवलेंथ मैक्सिमम है। मैक्सिमम है। मैक्सिमम है। और अगर बाकी की आप बात करो तो वेवलेंथ इस ऑर्डर में इंक्रीज होता है। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो वॉयलेट का मिनिमम, फिर उससे ज्यादा इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, और मैक्सिमम वेवलेंथ रेड का है। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। तो 1 नंबर का सवाल आ जाएगा, आपको 2 कलर दे दिया, इंडिगो दे दिया, ग्रीन दे दिया, बोलेगा बताओ किसका वेवलेंथ ज्यादा है। तो आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए, वायलेट का मिनिमम, रेड का मैक्सिमम, और बीच में आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर बन जाएगा ये। यस सर। यस। यस सर। अब दूसरी चीज आती है बेटा कि स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कैसे वैरी करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अच्छा सुन लो, जैसे वैक्यूम है, वैक्यूम में तो लाइट ऑलमोस्ट सेम स्पीड से सब में ट्रैवल कर रही है। जैसे मीडियम चेंज होता है, मान लो ग्लास में चली गई, वाटर में चली गई, तो फिर अच्छा, 2 चीज ध्यान रखना। जो वेव होती है उसके 2 सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक होता है फ्रीक्वेंसी और एक होता है वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी, किसी भी चीज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो केवल सोर्स पे डिपेंड करती है। जैसे मेरे कमरे में जो लाइट है, जो बल्ब है, उसने एक बार रोशनी दे दी। अब एक बार उसने रोशनी दे दी, अब ये मैटर नहीं करता कि वो लाइट एयर में ट्रैवल कर रही है, या वो लाइट वाटर में ट्रैवल कर रही है, या वो वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है, या ग्लास में ट्रैवल कर रही है। फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस। फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी कब चेंज होगी? जब आप सोर्स के साथ छेड़छाड़ करोगे या सोर्स को आप चेंज कर दोगे। तो फ्रीक्वेंसी केवल सोर्स पर डिपेंड करती, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक अपना आ गया कि अगर लाइट प्रिज्म से पास हो रही है तो किन कलर की क्या क्या स्पीड ऑफ लाइट रहेगी। लाइट की स्पेलिंग सही है, LIGTH। शायद सही है, पता नहीं, थोड़ी अजीब लग रही, कोई बात नहीं, सर छोड़ो। गलत है। ये एच टी एल होगा। आई जी एच टी LIGHT। सबसे पहले किसने बोला गलत है? सर शायद मैंने बोला है। नहीं, सर तुमने नहीं। मैंने बोला है। किसने? वैष्णवी ने। यस सर। चलो गुड वैष्णवी, तुम आगे जाके लोगों की बहुत गलतियां निकालोगी। वेरी स्मार्ट। तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे बहुत परेशान रहेंगे। चलो देखो, मजाक कर रहा हूँ। LIG क्या होता है? HD लाइट। हाँ, तो स्पीड ऑफ लाइट की अगर बात करें तो देखो, स्पीड का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अब जो फ्रीक्वेंसी है वो तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज होती नहीं है। तो मतलब स्पीड ऑफ लाइट किसको प्रोपोर्शनल है? वेवलेंथ को प्रोपोर्शनल है। मतलब जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसका स्पीड सबसे ज्यादा, जिसका वेवलेंथ सबसे कम उसका स्पीड सबसे कम। अब एक सवाल आता है कि आपके 7 कलर्स हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कलर विल ट्रैवल द फास्टेस्ट इन प्रिज्म, एंड विच ऑफ दीज कलर विल ट्रैवल द स्लोएस्ट इन प्रिज्म। तो सबसे तेज कौन ट्रैवल करेगा बताओ? सर रेड। रेड। हाँ, रेड करेगा, क्योंकि उसका आपका जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम है। और सबसे स्लो कौन ट्रैवल करेगा? वॉयलेट। वॉयलेट। हाँ, तो वॉयलेट। अगर, वॉयलेट। हाँ, अगर आपको स्पीड को बोल दे कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो तो फिर से ऐसा हो जाएगा, सबसे कम वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब मान लो 2 कलर दे दिया, ब्लू और येलो, तो फिर बता दोगे ना कौन है ना। येलो आपका तेज ट्रैवल करेगा और ब्लू आपका स्लो ट्रैवल करेगा। ठीक है, अब इसी चीज ये बन जाएगा सबसे। तो मैक्सिमम स्पीड V मैक्स इसका है, रेड का, और V मिनिमम किसका है? वॉयलेट का। वॉयलेट का। सबसे स्लो है, एकदम कम। तो देखो यहाँ पे, अब नेक्स्ट आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगला सवाल आता है कि ये जो कलर हैं ये कलर दे देगा और बोलेगा इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर करो। क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, बताओ? हाँ, Sir, if one medium is vacuum or air, and the second medium is considered with respect to the vacuum,
then it is whole as absolute refractive index. हेलो हेलो Good morning, sir. I am Asha Tiwari. हाँ बेटा, गुड इवनिंग। Sir, I actually ट्यूशन हाँ मैंने ट्यूशन के लिए पूछा था आज। हाँ हाँ बेटा, हाँ तो कल से आ जाओ ना, आज कोई दिक्कत नहीं है। बेटा मैं तुम्हें थोड़ी देर से फोन कर रहा हूँ, ठीक है? मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें 20 मिनट से फोन करता हूँ, ठीक है? ओके सर। ओके। सॉरी, हाँ, क्या क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? स्पीड ऑफ लाइट इन Sir, if वैक्यूम one अपॉन medium is vacuum or air, Speed of then light in vacuum the upon medium speed 2 of is light in considered medium with 2. respect to the vacuum, then it is known as वेरी गुड। absolute अब सुनो, refractive index. अब आपको क्या पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है वो तो कांस्टेंट रहती है ना? तो अगर मैं कांस्टेंट को हटा दूं तो मतलब आपको क्या मिल जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मिलेगा ये चीज? मिल जाएगा ना? Yes, sir. अब इसमें सवाल आ गया कि अगर आपके सातों कलर में ले लूं तो किस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है प्रिज्म में और किस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम है? आप देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड ऑफ लाइट को मीडियम में, मतलब जिस कलर की वेलोसिटी मैक्सिमम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम है, और जिस कलर की वेलोसिटी मिनिमम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है। क्लियर है? Violet has maximum refractive हाँ, index. तो आपको पता है कि V मैक्स कौन से कलर के लिए होता है? वेलोसिटी मैक्स होता है रेड कलर के लिए। तो रेड कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NR, वो क्या हो जाएगा? लीस्ट, सबसे कम। मिनिमम। हाँ, मिनिमम। और V मिनिमम, सबसे कम वेलोसिटी किसकी होती है? वॉयलेट की। तो जो आपका वॉयलेट कलर है, V पूरा लिख देता हूँ वॉयलेट, सॉरी मेरी राइटिंग बहुत गंदी हो गई पता नहीं क्यों, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा मैक्सिमम। बन जाएगी ये चीज, है ना? आपको यस। केवल याद रखना है, वहां पे प्रूफ करके आपको नहीं दिखाना है, बस मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि कैसे क्या काम चलता है, ठीक है? बन जाएगा बेटा। अर्चिता, ये वैष्णवी, ओम, आयशा, Yes, sir. Yes, अंकित, sir. प्रगति, शांभवी। Yes, sir. ओके बेटा, चलो ठीक है। अरे आयशा, आज उसने मैसेज किया था मेरे को, रानी ने, वो बोल रही थी सर मैं आपकी Yes. क्लास ज्वाइन करूंगी। मैंने बोला तुम तो आके ज्वाइन ही नहीं की क्लास, बताओ, एक दिन बस तुम क्लास में आई थी। तो बोली नहीं सर मैं क्लास ज्वाइन करूंगी, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मेरे को शर्म आती है फिर क्लास में आने में। मैंने बोला कि तुमने आयशा से क्यों नहीं सीख ली? तो बोली सर वो आयशा का नंबर नहीं था, आयशा मैडम का। मैंने बोला आयशा, आयशा मैडम तो ठीक है, मैंने ग्रुप में मैं तुमको ऐड कर दूंगा, तो आयशा मैडम का नंबर ले लेना, फिर उनसे बात कर लेना तुम, है ना? सिखा देना उसको इंग्लिश, यार बहुत बेचारी परेशान है। Okay, sir. चलो देखो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर के लिए लीस्ट है और वॉयलेट कलर के लिए मैक्सिमम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस मतलब कौन सा कलर सब मतलब किस कलर में सबसे ज्यादा बेंडिंग होगी और किस कलर में सबसे कम बेंडिंग होगी। अच्छा अब सुन लो, तो सबसे कम वॉयलेट रेड में होगी और सबसे ज्यादा वॉयलेट। आपको पता है बेंडिंग ऑफ लाइट प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा बेंडिंग। तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? रेड का। तो रेड में बेंडिंग लीस्ट होगी, रेड में आपकी लीस्ट बेंडिंग। ये सब रट लो, ये सब एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, इसमें से एक सवाल पक्का फंसेगा। और वॉयलेट में आपकी जो बेंडिंग है वो मैक्सिमम होगी। ठीक, आप देख भी लो डायग्राम में, यहाँ पे ये देखो डायग्राम है, सबसे ऊपर आपका रेड कलर है और सबसे नीचे आपका वॉयलेट कलर। देख लो कितना, ये सबसे कम बेंड हो रहा है और ये सबसे ज्यादा बेंड हो रहा है। ठीक है, बन जाएगा बेटा। इतनी सारी चीजें लाइन से एक बार फिर से देख लो, कुछ भूल जाए रास्ते में तो।
यहाँ से देख लो, प्रिज्म इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू ट्राइंगुलर फेसेस, दे आर कॉल्ड द बेसिस, एंड इट हैज थ्री रेक्टेंगुलर फेसेस दैट फॉर्म द लैटरल साइड और लैटरल सर्फेसेस। ठीक है, प्रिज्म क्या करता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स। द 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स आर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। द बैंड ऑफ दीज 7 कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, now what is the cause of dispersion? It is the refraction of light. What is refraction? It is bending of light when light travels from one transparent medium to another transparent medium. फिर अपन आते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट पे। क्या वेवलेंथ तो छोड़, व्हाट इज वेवलेंथ? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वन ऑसिलेशन। 7 कलर्स में वॉयलेट का वेवलेंथ मिनिमम है, रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम है। फिर अगर अपन स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं प्रिज्म में, तो आपको रिलेशन क्या मिला, स्पीड ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी आपका चेंज नहीं होता, ये केवल किस पे डिपेंड करता है, सोर्स पर। ओके, फिर मतलब जिसका वेवलेंथ मैक्सिमम उसका स्पीड मैक्सिमम, जिसका वेवलेंथ मिनिमम उसका स्पीड मिनिमम। तो इस हिसाब से रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम है तो रेड की वेलोसिटी मैक्सिमम, ये मैंने लिखा, रेड की वेलोसिटी मैक्सिमम और वॉयलेट की स्पीड मिनिमम। बीच में आप बाकी कलर्स को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट कलर पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू c बाई वी, या n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी। 1 बाई वी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसका है, रेड का, तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीस्ट हो गया। और सबसे कम स्पीड किसका है, वॉयलेट का, तो वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम हो गया। फिर होता है कि कौन सा कलर कितना बेंड करेगा, तो बेंडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे ज्यादा वॉयलेट का है तो वॉयलेट सबसे ज्यादा बेंड होता है, और सबसे कम रेड का है तो रेड आपका लीस्ट बेंड होता है। क्लियर है इतना? यस सर। अब अपन आते हैं एक सवाल पे, जो सवाल आता है कि भाई ये अगर मेरे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, देखो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब और प्रिज्म दोनों का मटेरियल सेम है, मटेरियल में कोई अंतर नहीं है, और मैंने प्रिज्म ले लिया, तो ग्लास स्लैब में केवल रिफ्रैक्शन होता है बट डिस्पर्जन नहीं होता। प्रिज्म में रिफ्रैक्शन के साथ डिस्पर्जन हो रहा है, ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन आता है। तो देख लो इसका सिंपल आंसर है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में क्या होता है बेटा, जो फेसेस हैं जहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है वो दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। तो अगर वाइट लाइट आती है, ऐसे रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है, मान लो वो 7 कलर्स में ब्रेक हो रही है, जस्ट सपोज, क्योंकि यहाँ पे कलर्स की स्पीड डिफरेंट हो जाएगी प्रिज्म में, है ना, तो डिफरेंट स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है। बट होता क्या है मेन चीज, कि आपको क्या पता है कि आपके जितने भी कलर्स निकलते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से, क्योंकि दोनों फेसेस पैरेलल हैं, तो वो एंटर पैरेलल कर रहे हैं, और जब वो एग्जिट करते हैं तब भी वो कलर्स कैसे ट्रैवल करते हैं, दे ट्रैवल इन अ पैरेलल मैनर, एक दूसरे को पैरेलल ट्रैवल कर रहे हैं। और ध्यान रखना, लाइट के कलर्स अगर पैरेलल ट्रैवल करते हैं हमेशा, तो वो सब रिकम्बाइन कर लेते हैं टू फॉर्म द वाइट लाइट। तो मेन चीज रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में डिस्पर्जन क्यों नहीं होता, बिकॉज बोथ द फेसेस जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है दे आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड व्हेन इवन सब जस्ट सपोज आपके कलर्स स्प्लिट हो रहे हैं, डिफरेंट वेलोसिटी से निकलेंगे, बट सिंस ड्यू टू पैरेलल फेसेस द कलर्स आर कमिंग आउट traveling parallel to each other, and whenever they are traveling parallel to each other they recombine to form the white light। लेकिन अगर आप प्रिज्म में ध्यान से देखो, प्रिज्म में क्या हो रहा है, फेसेस पैरेलल नहीं है बट दे आर इंक्लाइंड एट सम एंगल, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। जनरली इक्विलेटरल प्रिज्म होता है तो 60 डिग्री एंगल होता है, एंड मतलब कई जगह चेंज भी होता है बट नॉर्मली 60 होता है। अब ये आपकी लाइट गई, वाइट लाइट, जैसे वाइट लाइट जाती है हर कलर की स्पीड डिफरेंट है, तो हर कलर आपका डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करता है, सबकी बेंडिंग भी अलग होती है। अब आप ध्यान से देखो, ये टेपर्ड है ना, यहाँ नीचे वाइड है ऊपर टेपर्ड है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो ये दोनों फेसेस इंक्लाइंड है, फिर हर कलर जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो डिस्टेंस भी अलग अलग ट्रैवल कर रहा है। देखो ना, जैसे रेड सबसे कम बेंड होगा, है ना, अभी मैंने बताया रेड विल गेट, ये आपका ऊपर रेड है सबसे, तो रेड को मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है,
और जैसे आपके कलर नीचे आएंगे इनका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मतलब ये अलग अलग टाइम में बाहर निकलेंगे। अब एक अलग अलग टाइम में बाहर निकले, और अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो, एक मिनट, मेरा डायग्राम तो गंदा बन गया। आप अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखो, पिछले वाले, ये जो यहाँ डायग्राम दिया है, तो ये ड्यू टू द इंक्लिनेशन ऑफ बोथ द सर्फेसेस, ये जो कलर बेटा बाहर निकल रहे हैं ये पैरेलल नहीं है, बल्कि ये डाइवर्जिंग है। देखो ना, यहाँ पहले करीब में, फिर दूर जाते जा रहे हैं दूसरे से, दे आर रनिंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो अब क्योंकि ये डाइवर्जिंग है, तो ये सातों कलर कभी एक साथ रिकम्बाइन नहीं होंगे और वाइट लाइट फॉर्म नहीं होगी। तो पूरा चीज क्यों आपका हो रहा है, ड्यू टू दिस इंक्लिनेशन। अगर मैं इस प्रिज्म के दोनों फेसेस को पैरेलल कर दूं ना, तो ये भी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बन जाएगा, फिर ये फिनोमिना बंद हो जाएगा। So the entire phenomena is happening due to inclination of these two surfaces at some angle, which is called the angle of prism. जब colors आपके बाहर निकलते हैं, तो different color is traveling with different speed in different time, as a result of which ये diverging हो जाते हैं एक दूसरे से, और diverging colors कभी meet नहीं करेंगे to form white light। तो बस आप वो टाइम और डिस्प्लेसमेंट छोड़ दो, आप बस इतना याद रखना कि as the white light is coming out, different colors are diverging away from each other, and due to the diversion they will never recombine to form the white light. That is why we are able to see the 7 different colors distinctively। बन जाएगा ये चीज। यस सर। यस है सर। ना। और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में क्योंकि सरफेस पैरेलल है, so the colors are traveling parallel to each other, and whenever the different colors of light are traveling parallel to each other, they recombine to give white light। Clear है? यस सर। यस सर। Okay. चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बेटा एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, विच इज द एक्टिविटी 11.1। अब एक्टिविटी मैं अभी तो यहाँ करवा नहीं पाऊंगा, बट मैं प्रिज्म लाऊंगा और मैं इसका वीडियो यूट्यूब में बना के डालूंगा, और आपके स्कूल में भी एक्टिविटी करवाई जाएगी, ठीक है। तो एक्टिविटी इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट एक्टिविटी का जो कंक्लूजन है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि व्हाट हैज बीन डन इन द एक्टिविटी। देखो यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, वेट अ मिनट, लेट मी कॉपी पेस्ट। पीडीएफ में मेरा मार्कर काम नहीं करता, विच इज अ बिग ड्रॉबैक। ले, बंद हो गया ऐप। मेरे लैपटॉप में जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है वो है स्निप एंड स्केच, मतलब वो जो कटिंग टूल है, उसका यूज मैं सबसे ज्यादा करता हूँ। अगर वो नहीं होता तो मेरे को इतनी दिक्कत होती कि मैं क्या ही बताऊं। कभी कभी छोटी छोटी चीजें बहुत हेल्पफुल हो जाती हैं। देखो यहाँ पे, दिस इज द एक्टिविटी 11 पॉइंट समथिंग जो आपकी बुक में दी है, ठीक। एक मिनट, ये देखो। अब ये एक्टिविटी में क्या करना है, आपको एक प्रिज्म लेना है। मैं एक्टिविटी पढ़ने को नहीं करता, सीधे अपन डायग्राम पे आओ। देखो, ये आपने एक प्रिज्म लिया, इसमें पहले प्रिज्म को एक आपको शीट लेनी है थर्मोकोल की, उस पर एक प्लेन पेपर लगा देना है। प्रिज्म का ट्रायंगुलर सरफेस रखना है उस पेपर पे, और उसका आउटलाइन ड्रॉ कर देना है। फिर प्रिज्म को हटा देना है, आउटलाइन का नाम ABC दे देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, ये आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं, P और Q। उसके बाद आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ये आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब वहां पे आपको कोई भी 2 पॉइंट ले लेने, एटलीस्ट 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पे, मतलब प्रिज्म से 5 सेंटीमीटर एटलीस्ट दूर हो, और इनके बीच का भी डिस्टेंस एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक पिन, पेपर पिन जो आती है, एक पिन को Q पर इंसर्ट करना है और एक पिन को P पर इंसर्ट करना है। अच्छा, इंसर्ट कैसे करना है, कि जैसे Q पर जो पिन है उसकी हाइट कम होनी चाहिए, और P पर जो पिन है उसकी हाइट ज्यादा होनी, मतलब इसको Q वाली पिन को ज्यादा अंदर वो कर दो, इंसर्ट कर दो, और P वाली पिन को थोड़ा कम अंदर इंसर्ट करो, क्योंकि तभी अपने को एक्सपेरिमेंट में दोनों पिन एक के पीछे एक दिखाई देंगे। अगर सेम हाइट पे कर दोगे ना, तो अपने को फिर समझ में नहीं आएगा कौन सी पिन क्या, तो ऐसे इंसर्ट करना है। जो जो पिन प्रिज्म के पास है वो डेप्थ, मतलब उसकी हाइट छोटी रखना है, और जो पिन प्रिज्म से दूर है उसकी हाइट बड़ी रखना है, ठीक है।
इतना आपको कर देना है। उसके बाद आपको प्रिज्म को दोबारा कार्डबोर्ड शीट पे रखना है, ये 2 पिन लगाने के बाद। और फिर आपको, अभी आपने फेस ए बी पे रख दिया, अब आपको जाना है फेस ए सी के पास। एसी फेस पे जाके आपको देखना है, आपको आपको जैसे आप देखोगे ना, आपको ये दोनों पिन्स पी और क्यू पे जो आपने लगाई है, सपोज ये P1 है, ये P2 है, पिन P1 पिन P2। जैसे आप फेस एसी पर जाओगे, आपको दोनों पिन्स P1 P2 दिखाई देंगे, लेकिन मतलब ऐसे ही दिखाई देंगी, आजू बाजू ऐसे ऐसे दिखाई देंगी। आपको ऐसा अपनी आंखों को एडजस्ट करना है कि दोनों पिन कैसे दिखाई दें, एक के पीछे एक के पीछे एक दिखाई दें ऐसे। तब तक आपको एडजस्ट करना है। जैसे आपको दोनों पिन एक के पीछे एक दिखाई दें, आप सीधे वहां पर एक पिन यहाँ पर इंसर्ट कर दो पॉइंट आर पे, ये हो गई P1 डैश, और एक पिन आप इंसर्ट कर दो पॉइंट एस पे, ये हो गया P2 डैश। फिर अब आप प्रिज्म हटा दो। अब आप ये दोनों पिन्स भी हटा दो, आपने पॉइंट मार्क कर दिए। जो प्रिज्म की आउटलाइन थी वहां पे आप एक सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। फिर ये पॉइंट आपको यहाँ मिल गया, ये पॉइंट आपको यहाँ मिल गया, फिर यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये आपकी प्रिज्म की ओवरऑल एक्टिविटी है। मैं आज प्रिज्म लाऊंगा तो आज मतलब एटलीस्ट मैं ऑफलाइन वालों को करवा दूंगा, और ऑनलाइन के लिए मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो दिस इज द एक्टिविटी ऑफ प्रिज्म। अब इसमें मेन अपन ने क्या पाया, मेन अपन ने ये पाया, यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये आपकी नॉर्मल है, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये जो आपने रे ऑफ लाइट बनाई ई से लेके एफ तक, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, सॉरी मेरा एप्पल ब्राउन कलर का हो गया, खराब हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। चलो, कौन डिकम्पोज करता है एप्पल को? नहीं पता। मॉइस्चर। मॉइस्चर, पानी थोड़ी उसको डिकम्पोज खराब कर देगा। आयरन। आयरन? आयरन? अरे ये एप्पल है, एप्पल ऐसे रख दो तो देखो ना, ये कलर इसका ब्राउनिश हो गया। कौन खा गया मेरा एप्पल? किसी कोई खा रहा है ना, तभी उसका कलर चेंज हो रहा है। दिस इज होमवर्क फॉर यू, ठीक है, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता। ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन करते हैं। ऑक्सीडेशन होता है, अच्छा। सर आप ही बता दीजिए प्लीज। मैं बोलता रहा हूँ मेरे को सर नहीं आई एम पता। नॉट श्योर, मैं पूछती हूँ। मेरे को नहीं पता है, नो नॉलेज अबाउट इट। नहीं, सही बता रहा हूँ, मेरे को क्या, मेरे को सारी चीजें पता है क्या? मैं कोई इतना बड़ा मैं ज्ञाता होता तो फिर बात ही क्या थी, बुक ना लिख दिया होता अभी तक। बहुत सारी चीजें मेरे को नहीं पता, बहुत सारी चीजें मैं रोज सीखता हूँ। अभी मेरे को गिटार सीखना है, रोज स्ट्रमिंग करता हूँ मैं, लेकिन कुछ नहीं आ रहा मेरे को गिटार में। इट्स ऑल फ्यूटाइल, रोज उसके स्ट्रिंग ढीले हो जाते हैं, रोज ट्यून करो, ये आधा घंटा ट्यून करने में मेरे को निकल जाता है। चलो देखो यहाँ पे, तो ये आपका जो सपोज ये रे ई है, इसको आप यहाँ पे कुछ और नाम दे दो, हाँ जैसे पी मान लो, तो ये आपका पी हो गया इंसिडेंट रे, ई से एफ हो गया रिफ्रैक्टेड रे, और ये एफ से एस हो गया इन इमर्जेंट रे, ठीक है। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये आपका एंगल ऑफ सॉरी इंसिडेंस, और ये आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया, इसको अपन ई से दिखा रहे हैं। उसके बाद ये एंगल, ये नॉर्मल आपने एक्सटेंड किया, ये पहला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया, और ये दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया। अभी अपन ना, ये प्रिज्म में कई सारे केसेस होते हैं सॉरी, तो ये मिनिमम डेविएशन वाला केस है, आप ये 12th में पढ़ोगे, अभी आपके सिलेबस में नहीं है। उसमें अपन ये मानते हैं कि जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, वो प्रिज्म के बेस को पैरेलल हो जाती है, तो उस केस में दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं। जनरली ऐसा होता, मतलब ऐसा होता है, बट ओनली इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। नहीं तो आप 12th में जितने भी प्रिज्म के क्वेश्चन करोगे ना, उसमें ये जो रे ऑफ लाइट है, ये रिफ्रैक्टेड, ये कभी ऐसी जाती है, कभी ऐसी जाती है, और ये एंगल R1 R2 बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। कितना बन जाएगा? अरे बाप रे, सर्कल सर चेक करेंगे, अरे बाप रे, सॉरी। तो ये आपकी चीजें हो गई। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो अपन ने पूरी कहानी की, ये एंगल डी निकालने के लिए, ये वाला एंगल जिसको अपन बोलते हैं डेविएशन, क्या बोलते हैं? डेविएशन। अब डेविएशन क्या है? इट इज एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। देखो, इंसिडेंट रे पी से चालू होती है, ई पर खत्म हो जाती है, लेकिन मैंने इसको एक्सटेंड किया। जब भी आप किसी चीज को एक्सटेंड करते हो तो अपन उसको डायरेक्शन बोलते हैं। तो what is angle of deviation? It is angle between the direction of incident ray and emergent ray. emergent ray भी यहाँ से चालू हो रही है,
लेकिन ये जो एंगल है ये इन दोनों के डायरेक्शन के बीच का एंगल है, इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन वही बताता है कि भैया कौन सा कलर कितना डेविएट हुआ जब वो प्रिज्म से पास हुआ। तो सबसे कम कौन सा कलर डेविएट होता है, सबसे कम रेड होता है, और सबसे ज्यादा कौन सा कलर डेविएट होता है, वॉयलेट। वॉयलेट होता है। तो डी मिनिमम है रेड के लिए और डी मैक्सिमम है वॉयलेट के लिए। तो एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन आप याद कर लेना, इट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। ठीक, बन जाएगा इतना। यस सर। तो इस एक्टिविटी में इतना ही है, रे डायग्राम आप पढ़ लेना, कई बार लेबल करने को आ जाता है, कई बार कंप्लीट करने को आ जाता है, और बाकी जो भी है फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा दूंगा तो आपको भी नींद आने लगेगी, है ना। तो बाकी फिर अपन कल पढ़ते हैं, ठीक। ओके, अगर मैं प्रिज्म मेरे को मिल गया तो ये मैं एक्टिविटी का वीडियो यूट्यूब में बना के डाल दूंगा, या तो फिर खैर आपके सामने करना तो पॉसिबल नहीं होगा, फिर मेरे को कैमरे वाली जूम